अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिटी साहब, पहला इम्तिहान इस हुकूमत ने अबूर कर लिया, वो था बजट पेश करना। और इमरान खान साहब जिस जोशो वलवले के साथ पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके, उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे बजट पेश होगा महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और उससे रिदम पकड़ेगा इमरान खान साहब का एहतजाज और वो दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। लेकिन दूसरा लॉन्ग मार्च तो है मशरूत सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो ज़ंबील है उसमें से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बयानात निकल के आते हैं और फिर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबारात हो, सारा बयानिया उन बयानात के इर्द गिर्द घूमता है। इत्तेहादी हुकूमत क्या कर रही है वो सेकेंडरी हो जाता है। जो अब ताज़ा बात इमरान खान साहब ने की, लॉन्ग मार्च की नहीं की उन्होंने कोई ऐसे एहतजाज की टाइमलाइन नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका अंदाज़ा किस बुनियाद पर है। उन्होंने कहा कि लगता है जो ताकतवर हल्के हैं वो जो सियासी और माशी सूरत हाल है उससे परेशान हो चुके हैं और बजट के 1 से 1.5 माह के अंदर ये हुकूमत चली जाएगी। ये कैलकुलेशन खान साहब ने किस बुनियाद पर कर रखी है और क्या वाकई ताकतवर हल्के परेशान हैं? देखिए आयशा, शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं ना जी कि ये जैसे ये बजट पास होगा उसके बाद हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर इस गवर्नमेंट को गिरा देगी और एक नई इलेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि वो इस किस्म के कोई वादे किए हैं। इशारे ये कर रहे हैं कि हमारे साथ इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप ठहर जाएं, बजट कर देने दें इनको, क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि बजट ना हो, बजट को करना ही करना है। उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, केयर टेकर रजीम आ जाएंगी और अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। उनका ये कहना ये है कि इस तरीके से इमरान खान को चुप कराया जा सकता है और ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तो ऐसा हो भी ये सकता उनका है मौक़िफ़ है या ख्याल है उनका। लेकिन सिटी साहब, ऐसा आपको लगता भी नहीं कि इमरान खान साहब किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, अब ये है कि इसमें मैं भी कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता बिकॉज इमरान खान साहब का जो प्रेशर है और उनके जो दोस्त हैं और साथी हैं, काफ़ी प्रेशर है कि हमें एक इलेक्शन मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या वादा किया है या नहीं किया, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि हम किसी स्टेज पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना हम रोकेंगे फ्रॉम एनी इलेक्शन। जब इलेक्शन होती है ही विल गिवन अ फ्री हैंड। ये तो अब बातें अब चल रही हैं ना, ये इस पर हम यकीन भी कर सकते हैं, मगर क्या कब इलेक्शन होगी कब नहीं होगी, मेरा अपना ये ख्याल था कि शायद ऐसा ही हो जैसे इमरान खान कह रहा है कि बजट के बाद छुट्टी करा दी जाए इस गवर्नमेंट की और फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए और अक्टूबर में इलेक्शन से इमरान खान भी चुप हो जाएंगे और ये लोग मसरूफ़ हो जाएंगे सियासतदान इलेक्शनरिंग में। और केयर टेकर्स जो हैं, क्योंकि IMF के साथ प्रोग्राम तय हो चुका होगा, गाड़ी शिप कश्ती चल पड़ी होगी, तो वो फिर बाकी जो मुश्किल भी इकदाम जो रह गए हैं वो केयर टेकर करेंगे, क्योंकि उनकी ना कोई जिम्मेदारी है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने चले जाना है घर, उनको जितनी मर्जी गाली पड़े क्या फ़र्क पड़ता है, सारे टेक्नोक्रेट्स होंगे। तो ये एक फार्मूला जो है ये मेरे जहन में भी था कि बिल्कुल ऐसे है कि ये आप समझें ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। मगर जो इसके बरक्स जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ी पावरफुल आर्ग्यूमेंट है और ये एन मुमकिन है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट वो आर्ग्यूमेंट जो है वो सामने रखे। वो क्या है, एक तो ये कि खान साहब ने जिस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को एलियनेट, एंटेगनाइज और नाराज़ किया हुआ है, वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब और उनके दादे परदादे ने इतना नाराज़ नहीं किया था जितना खान साहब ने कर लिया है। अच्छा। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो सब कुछ भूल जाए और इनको फिर रास्ते इनके लिए सिर्फ खोले ना और लोगों के रास्ते बंद कर दें। तो पहली बात तो ये है कि शायद इतनी आसान बात अब नहीं रही। दूसरी बात जो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त कौमी मफाद के अंदर ये प्रोग्राम IMF के साथ करना ज़रूरी है। अगले साल, ये जो अगला साल आ रहा है, कोई 40-41 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी जो कर्जे लिए हुए हैं वो देने हैं और भी जो डिफिसिट आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर और करंट अकाउंट में उसके लिए। और वो 41 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? तो वो उसको पूरा करने के लिए एक IMF का प्रोग्राम जिसके साथ जब वो चल पड़ता है तो 8-10 अरब डॉलर वहाँ से आ जाते हैं। कुछ IMF से आते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से आ जाएंगे, कुछ चाइना से आ जाएंगे, कुछ इधर उधर से मिल के 9-10 अरब डॉलर आ जाएंगे। उसका कश्ती चल पड़ती है, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त के कोई ऐसी यहाँ सियासी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएं जिसके साथ फिर कोई इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए और IMF ये आके कह दे कि हमें क्या पता आगे जाके क्या होगा। जो लोग साइन करके गए हैं वो तो चले गए और जो आगे आने वाले हैं हमें क्या पता वो बरकरार भी रहेगा, वो हमारा मुआहदा या नहीं रहेगा। तो ये IMF का जो मसला है ये बड़ा सीरियस मसला है
तो ये ना हो कि फिर इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि नहीं, अब हम इतना बड़ा कौमी मफाद में हमने एक फ़ैसला किया है, इसको चलने दें। अच्छा। हम किसी सूरत में भी IMF के साथ मुआहदा जो है उसको ख़राब नहीं करना चाहते, साबोटाज नहीं करना चाहते। एक नई इलेक्शन के साथ कोई नए इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे, एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। वो क्या है पेंडोरास बॉक्स? एक तो ये कि IMF शायद कह दे कि जाओ जी जाओ, हम नहीं करते। हुकूमत लेके आएँ, कोई इलेक्टेड हुकूमत लाएँ जिसके साथ हम बात करें, वो अंगूठा लगाएं तो फिर हम आगे बात करेंगे। या ये कह दें, इसका मतलब 4 महीने के लिए सब ठप पड़ जाएगा। उस वक्त 4 महीने में तो पानी सर से गुजर जाएगा। हाँ। तो ये उनको सोचना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को, क्या वो इमरान खान के प्रेशर के अंदर आके ये काम करते हैं और फिर कौमी मफाद में एक इतना ख़तरे के अंदर आप अपने मुल्क को डाल देते हैं कि पता नहीं होगा क्या या नहीं होगा जी। दूसरी बात एक और है कि क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन पे उन्हें एतमाद नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, उन्होंने आई वोटिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना है, उन्होंने EVM पे जाना है, नैब तरामीम पे जाना है। उन्होंने तो इलेक्शन से पहले ही इतने एतराज कर दिए हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता वो हार जाते हैं, तो जिसका बड़ा हाई चांस है, वो भी डिस्कस आगे कर लेंगे, तो फिर वो तो इलेक्शन रिजल्ट ही नहीं मानेंगे और हम घूम फिर के यहीं आगे खड़े हो जाएंगे कि मैं धरना कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, असेंबली में मेरे 50 लोग आए हैं, मैं नहीं जाऊँगा, हम नहीं जाते असेंबली। ये सारे घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहाँ आज हम खड़े हैं, ठीक है ना। ये पे असेंबली से बाहर बैठे हुए और बाई इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और ये कहते हैं मैंने पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करता, मैं चलने नहीं दूंगा जी। तो ये सारा काम करके फिर वहीं अगर आके खड़े होना है तो फिर वाई गो थ्रू दैट। तो कोई गारंटी तो नहीं है कि खान साहब तो इस वक्त शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी तो बेहतर यही है कि अभी खान साहब को टैकल कर लिया जाए, जो कर सकते हैं कर ले, हमने तो रहना है और एस्टैब्लिशमेंट भी ये फैसला करे कि इनको अब चलने देना है। हमने ये हर बात हमारी मान भी रहे हैं और मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं, तो ये इनको अभी बाहर फेंकना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये 50-50 है। अच्छा, खान साहब का ये ख्याल नहीं है कि ये 50-50 है, वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि ये इनको छुट्टी कराई जाए, मगर जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बड़े इस वक्त कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे। मेरी जब बात होती है उनसे, वो कहते हैं नहीं अब हम टिके हुए, मजबूत पैर हो गए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम काम सारे अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की हर बात मान रहे हैं, जो वो नहीं भी चाहते वो भी करके दे रहे हैं उनको, और तो सारी बलाएं हमारे ऊपर कोई इतराज अपने गले डाल रहे हैं। और खान साहब जो है वो हम टैकल कर लेंगे, हमने एस्टैब्लिशमेंट को कह दिया चुप करके बैठो, खान वो निबट लाएंगे। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब के प्रेशर का लेवल भी थोड़ा कम है, इससे पहले वो खासा प्रेशर बढ़ा रहे थे, अब लेवल 3 पे हम समझ लें। लेवल 3 पे इसलिए आया ना क्योंकि पहला 1 और 2 काम नहीं किया, और अगर लेवल 3 फेल हो जाता है तो फिर तो लेवल 4 तो है ही कोई नहीं, फिर बैठो चुप करके, गन्ने चुप। ठीक है, वो वैसे भी ये कह रहे हैं कि NRO 2 लेने के चक्कर में मुल्क के इदारे तबाह हो जाएंगे और सिर्फ अदलिया बचेगी, क्योंकि जो अदलिया के जजेस हैं वो इनके कहने पे नहीं चलते। सारी उम्मीदें उनकी सुप्रीम कोर्ट से हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट अब जो भी फैसला आएगा, यही था ना कि पहले चीफ पे थी जी और ISI पे थी, वो न्यूट्रल हो गए, अब वो प्रेशर डाल रहे हैं जजेस के ऊपर, जजेस भी न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर क्या होगा। प्रेशर के लिए कुछ टेक्निक्स भी शायद इस्तेमाल हो रही हैं। पार्टी रहनुमा जो नाराज थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं, हामिद खान साहब को भी उन्होंने बुला लिया, उनके साथ कुछ दीगर रहनुमा भी थे, लेकिन उससे भी अहम एक बात जो खान साहब करें वो ये कि जब वो गवर्नमेंट से निकले तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो ताकतवर हल्कों के पाँव पकड़ के उनके से माफ़ी मांग लेते या वो अवाम में जाते, तो उन्होंने अवाम के पास जाने का इंतखाब किया। वैसे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते तो ये जो बैरूनी साजिश वाला बयानिया था ये ना आता, ये ना उभरता, और किस बात की माफ़ी मांगते खान साहब? ये बात सही कह रहे हैं आप। उनके दोस्त जो हैं, उनके अपने पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि आपने क्यों पंगा लिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। पंगा तो शुरू हुआ ना DG ISI के ऊपर, वहीं से शुरू हुआ ना सारी बात, फिर बात आगे बढ़ती गई, तो क्यों किया आपने? जैसे फौज कहती थी आपने, वो कहते थे चेंज करें, चेंज कर देते, व्हाट्स द बिग डील। आपने ना चेंज करके पहले उनको नाराज़ किया और फिर ऐसा वक्त आया कि आपको चेंज भी करना पड़ गया। वो कहते हैं ना पंजाबी गंडे भी की लितर भी खाओ तो गंडे भी चुको, हाँ तो कुछ इस तरह की गल, तो वही किया खान साहब ने, तो ना इधर दरे ना उधर दरे, हुण बाहर आ गए ने, हुण बाहर आके एक तरफ धमकी देते हैं, ऐसे ही है ना, वो सारा ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स बना रहे हैं ये धमकी है ना, ये प्रेशर है ना। दूसरी तरफ जो है वो लोगों को एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप हमारी हिमायत करें, हिमायत करें ना, वो बेसिकली यही कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट को, इनको निकालें, हमारी हिमायत करें, खुद तो नहीं निकाल सकते। तो ये सिचुएशन पड़ी हुई है कि कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी करते हैं, और फ्रैंकली इनके इसी वजह से ये फेल हो जाएंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट इनकी तरफ अब नहीं झुकेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने जो रिटायर्ड लोग थे जो कि थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे उनको भी टाइट कर दिया। जी जी बिल्कुल, बस पेंशन और मराहत ही होती है ना, वो 5-6 लोग ललकीता बाकी रुपए काम चला मिसाल हो गया। अब उनकी आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रांग है कि वो अपना रोटी पानी जो है या बंद छोड़ देंगे, इमरान खान के लिए नहीं करता कोई भी। तो अब बात यह है कि इसीलिए इमरान खान साहब के लिए लोग भी नहीं निकले,
इसीलिए शफकत महमूद की छुट्टी हो गई। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन कहती है मुझे भी बीमारी हुई भी है, शफकत कह रहा है मैं भी पेट कटे है, मैं उनकी करांगा। अब कल को फिर लॉन्ग मार्च की ये कॉल करते तो कौन आएगा इस गर्मी के अंदर। और इन हालात में जबकि आम इंप्रेशन ये पड़ गया है कि खान साहब की लाइन पिट गई है और ये गवर्नमेंट टिक गई है, ठीक है, तो उस सूरत में कौन आएगा इनके लिए। तो ये अब धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने धमकी देते देते अब अपना जो है ना सारा प्रोग्राम जो है ना वो हवा में छोड़ दिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, हम बजट के ऊपर जो अवाम का बैकलैश आएगी उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम कोई अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो बैठे रहे बनाते रहे प्रोग्राम। मेरा ख्याल है अब खान साहब की बात नहीं सुननी किसी ने, ये थोड़े बहुत हाथ पैर मारेंगे, फील फ्लैप अराउंड अ बिट। और अभी भी आप देखें वो जिस किस्म के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लोगों को और जिन लोगों के साथ खड़े बैठ के वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उससे तो यही नज़र आता है कि लाइन पिटी भी है। अब इनके अपने लोग जो हैं वो भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत, वो पहले तो सॉफ्ट बॉल फेंकते थे ना, बॉलिंग नहीं करते थे, वो आके ऐसे गेंद फेंकते थे, खान साहब चक के छिक्का मार देते। अब क्या वो ऐसे करके गेंद कर रहे हैं बट स्लो कर रहे हैं। तो वो भी स्टेज आनी है कि उन्होंने फास्ट बॉलिंग करनी शुरू कर देनी है। खान साहब समझ नहीं आनी कि गेंद इधर आ रहा है इधर आ रहा है, मतलब जवाब इनके पास नहीं है। मैं उनकी अभी इंटरव्यू कर रहा था, एक सहाफ़ी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दी है, उन्होंने सवाल जो पूछने वाले थे वो तो पूछे बड़े तरीके के साथ, बड़े डर डर के, अच्छी बात है पूछ लिए, पर खान साहब ने किसी का जवाब नहीं दिया। और खान साहब कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे, सिर्फ दो बातें कि चोरों को बैठा दिया है और ये है और मैं तो एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अरे भाई जाने दें, आपने जो कुछ किया है, आप तो आवाम तो समझती है आपसे बड़ा एंटी अमेरिकन बंदा कोई नहीं है, और आप एक तरफ आवाम को कह रहे हैं कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, दूसरी तरफ आप बैठ के इंटरव्यू में कह रहे हैं मैं तो एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। और मतलब अमेरिकन शार्ज फेस के साथ भी आप मिलते हैं और गप्पे मारते हैं और वहाँ से कुछ सेनेटर आते हैं उनके साथ भी आप, तो मतलब आप मिक्स सिग्नल्स हर जगह पे दे रहे हैं। आप समझते हैं लोग बेवकूफ़ है, लोगों को समझ नहीं आ रही। आप बिल्कुल 100% मौका परस्ती कर रहे हैं और उस मौका परस्ती में आपके जो असूल थे जिसके बेसिस के ऊपर बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उम्मीदें हुई कि यार ये अच्छा काम होगा, वो सब आहिस्ता आहिस्ता फारग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब हर थोड़े अरसे के बाद एक बात ऐसी करते हैं जो पब्लिक में डिस्कस होती है और मौजू बन जाती है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने किसी ज़माने में कहा था मेरे दिल में बहुत से राज हैं, वक्त आने पे बताऊंगा। इसी तरह इमरान खान साहब के पास शायद बहुत से राज हैं। दौरा रूस से मुतालिक अब उन्होंने जो इंटरव्यू में ताज़ा बात कही कि अस्करी क़यादत ने मुझे कहा था कि हम रूस से वेपन हथियार ख़रीदना चाहते हैं। इससे पहले सिर्फ उन्होंने बात गैस और गंदम की थी। सेठी साहब, पहले क्यों नहीं ये बात बताई गई और अब इस मौके पर आके इस बात को करने का क्या मकसद हो सकता है? बाकी कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि देखिए वेपन्स? खान साहब जब गए थे ना तो किसी स्टेज पे जाने से पहले उनकी इंटरव्यूज़ में कहीं नहीं आपको ये मिलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ वहाँ, मैं कोई MOU साइन करने जा रहा हूँ, वहाँ कोई एग्रीमेंट्स होंगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैं तो उस दिन से ये कह रहा हूँ कि ये एक जनरल एजेंडा था, पहले से ट्रिप तय थी कि हम जाएंगे, कुछ थोड़े से तल्लकात बढ़ाने हैं, जो कि वो अब कह रहे हैं कि फ़ौज की क़यादत ने कहा था कि आप अपने तल्लकात रूस के साथ भी हमने बढ़ाने हैं, चाइना के साथ अच्छे करने हैं, अमेरिका के साथ अच्छे करने हैं, सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब कर दिए आपने, वो भी ठीक करने हैं, और रूस के साथ भी हमें तल्लकात होने चाहिए। तो किसी स्टेज पे आपको जाना चाहिए, इट्स फाइन, गुड, हर बंदा जाता है आता है, आने जाने से क्या होता है। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि आज ये अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ अगर इनको बाइडन मिल जाता है तो फिर ये सारी एंटी अमेरिकनिज्म खत्म हो जाएगी ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खत्म हो गई थी। यहाँ तो प्रॉब्लम बना हुआ है उनकी तरफ से, वो कहते हैं ये क्या बंदा आप ले आए हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, यही तो आप पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप निकला ये। अच्छा, तो बहरहाल तो अब सूरत हाल ये कि जाने से पहले कोई एजेंडा नहीं था। अगर होता तो कोई खतो खताबत उस वक्त की होती, उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती, कुछ एजेंडा होता कि जी एजेंडे के अंदर यही, ऐसे ही होता है जाने से पहले कि PM का प्रोग्राम क्या है। PM का प्रोग्राम क्या था, मीटिंग विद पुतिन और किसी वेटरन्स के जाके वहाँ सलूट लेना और उसके बाद घर आ जाना। 1 दिन 1.5 दिन की ट्रिप थी तो इससे कोई, उसके बाद जब ये वापस आए और उसके वापस आने के बाद भी अभी ये साजिश की बात नहीं हुई थी और इन्होंने एक हमारा जब ये इशू बना तो जब इन्होंने ख़त लिखा है, वो आप देखें 1 महीने के बाद ख़त लिखा है जी, और वो ख़त ऐसे जैसे आफ्टर थॉट आया कि अब कुछ करें तो सही, बताएं कि सही कि हम तो ये पाकिस्तान के मफाद में गए थे, सिर्फ चूल्हे लैंड नहीं गए सर। ठीक है, वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वो रिकॉर्ड पे इन्होंने बना के ख़त लिख दिया, ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा होगा ये ख़त कितों आ गया, गलती हुई कोई नहीं तो ख़त कितों आ गया जी, इतने तो सलाम दुआ लैना आया सी तो होर असी कुछ करना ही नहीं सी।
तो और वो भी उस वक्त इस किस्म के इश्यूज उनके लिए खड़े हुए थे कि वो इनके साथ अब क्या को नेगोशिएशन करते हैं। यूक्रेन का मामला उस वक्त शुरू हो गया था, हाँ। तो अब जो बात है वो बात सामने आ गई ना, 2-3 बातें सामने आ गई। एक तो ये कहते हैं कि हमने उनसे तेल और गंदम की बात की जी, गैस और गंदम, ठीक है, और हमने ये खत लिखा था जी। एक्चुअली खत बाद में लिखा है कि हम करना चाहते हैं और इसको आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, ये उस वक्त लिखा जबकि पहले इसके ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं थी और इन्होंने सोचा कि हमने कुछ जवाब देना है कि हम रूस क्या करने गए थे, तो वो जवाब के लिए इन्होंने एक खत लिख दिया, ठीक है, कोई वहाँ बात नहीं, इसकी इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, तो हम तो तेल लेने जा रहे थे, उसका पता चल गया कि ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है, वो यूराल ऑयल है, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कंटेंट है उसको क्लीन करने के लिए, और वो इसीलिए सस्ता भी है, उसके लिए अलग एक रिफाइनरी चाहिए होती है जो इंडिया में बनाई हुई है, 1950-60s की बनी हुई है वहाँ तो, जबकि रूस बहुत बड़ा इन्वेस्टर था इंडिया के अंदर, तो इंडिया तो उसको रिवाइव करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा था, और इसीलिए वो रूस से तेल लेता है और उसको रिफाइन करता है और वो सस्ता भी मिलता है। अब आपके यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है उसको रिफाइन करने की, आपकी कोई रिफाइनरी सोवियत ऑयल नहीं कर सकती, रशियन ऑयल नहीं कर सकती, तो ये हमें ड्रामा कर दिया जी। फिर जहाँ तक ये गंदम की बात है, ये तो आमतौर पे आप रूस और यूक्रेन से लेते थे, अब जो सूरत हाल लगी हुई है ना आप यूक्रेन से ले सकते हैं ना आप रूस से ले सकते हैं, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें, ठीक। और फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते, आपके तो घुटने टेक दिए हैं। इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है क्वाड के अंदर, वो चाइना के खिलाफ जो महाज बनाया हुआ इंडिया उसका हिस्सा, तो ये बातें सारी हवा में ये कर रहे हैं, कोई इरादा नहीं था तेल वेल लेने का, ना ही वो लेते भी तो उनको रिफाइन नहीं कर सकते थे। तो अब जाके एक इंटरव्यू की है एक सहाफ़ी ने, रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी वो तो कोई एमओयू के लेवल तक बात नहीं पहुंची, कोई एमओयू तक बात ही नहीं हुई कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, अलबत्त अगर ये करना चाहें किसी स्टेज पे तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। हाँ, इन्होंने एक खत लिखा था और मगर उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज हमें समझ नहीं आई कि ये खत क्यों आ गया। और बाकी ये उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, मगर ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये और ये जो ट्रिप थी ये, और उसने भी ये बात कही और मैं समझता हूँ उसने सही बात कही है कि खान साहब की ट्रिप, एक दिन की ट्रिप जो थी ये सलाम दुआ के लिए, एक जैसे कहते हैं ना बर्फ को पिघलने के लिए, क्योंकि अमेरिका जब आपके तल्लुकात अमेरिका से तो रूस के साथ कम ही थे, हमारा झुकाव तारीखी तौर पे हमारे रूस के साथ नहीं थे, रूस के इंडिया के साथ थे, और वैसे भी रूस बड़ा शक की निगाह से देखता है आपको। तो ये ट्रिप काफ़ी अरसे से प्लान थी और वो रूसी एम्बेसडर ने जो बात है वो जिन्हें कहते हैं ना 16 आने पुराने ज़माने के आने होते थे 16 आने सही की थी या 100 पैसे सही की थी। वो कह रहा है कि जब ये ट्रिप प्लान थी उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि हमारी इंटरवेंशन हो जाएगी और इनको भी नहीं पता था, तो ये तो बेचारे आए और फंस गए, इसीलिए जल्दी ना इसी रैप अप किया, इनको भेज दिया। तो इनकी गलती नहीं है कि ये आ गए और अमेरिका ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट होने के नाते वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इमरान खान साहब के जाने की वजह उनमें से एक वजूहात में से उनका दौरा रूस भी था। अच्छा, अब वो दौरा रूस के ऊपर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। अब वो रशियन एम्बेसडर ने जाहिर है इस वक्त वो तो चाहेगा कि किसी तरीके के साथ आपके और अमेरिका के दरमियान अगर कोई अच्छे तल्लुकात के इम्कान हैं वो ना हो, तो वो उसने तो अमेरिका को मौका ही दिया, उसको तो चाहिए प्लेटफॉर्म कि वो अमेरिका को तनकीद करे, और वो पाकिस्तान में बैठा है जहाँ वैसे ही एंटी अमेरिकनिज्म है और खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को उभराया है, तो इससे बेहतर क्या है कि हाँ जी अमेरिका बड़ा बुरा है, उसने आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और ये वो तो ये कहेगा। मगर बात ये है कि खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं ये गलत है। खान साहब सैर सपाटे करने गए थे, तस्वीर खिंचवाने गए थे और जैसे कहते हैं पुरानी बर्फ़ को पिघलने के लिए गए थे, और अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और ये अमेरिका ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, या अमेरिका ने सोचा है कि ये खान साहब हमारे खिलाफ भी, अफगानिस्तान में भी इन्होंने हमारे ऊपर बयानबाजी की है, डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी दोस्ती कर ली थी, वो तो हमारा दुश्मन है जो बाइडन का, और ये ट्रंप की तारीफ़ें करते हैं, और वो तो ये हो जाता है ना, पर्सनालिटी क्लैश भी हो जाता है। खान साहब को किसी स्टेज पे भी लोगों के साथ दोस्तियाँ करने में तकलीफ़ होती है। अभी ये जो इंटरव्यू है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो कि उन्होंने बात कही है, वहाँ उन्होंने एक और बात कही है। क्या? उन्होंने कहा कि जी मुझे तकलीफ़ होती है कि जाके लोगों से भीख मांगूं, तो इसीलिए तल्लुकात ख़राब हो गए। मतलब हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब ये सऊदी अरेबिया गए हैं तो वहाँ पैसे मांगने गए थे ना, मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि तरीके से मांगे। अब हम यहाँ के जो सियासतदान हैं
वो पहले मुल्क का सोचते हैं, फिर अपनी इज्जत का सोचते हैं ज़ाती। वो कहते हैं मुल्क तो पैसे की ज़रूरत है जी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका ना बन जाए, चलो जी जाके ज़रा सलाम दुआ ले लेने, बादशाह सलाम जाके सलाम कर लेने, ठीक। तो ये एक एटीट्यूड है। खान साहब कहते हैं मैं नहीं करना, वो भाई नहीं करना तो मेहरबानी करके प्राइम मिनिस्टर ना बनो, घर बैठो। कोई या कोई सोल्यूशन और उससे पहले आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये देते थे ना आयशा, हाँ, क्या देते थे? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी 10 अरब डॉलर रेमिटेंसेस, हाँ जी, उन्होंने $2 नहीं भेजे थे, उन्होंने 10 अरब हाँ डॉलर ये की कहा, भेजे। जी जी, वो तो कहते हैं वोट ले लो साढ़े को, बाकी किसी को नहीं भेजना। ठीक तो है, यही है ना बात। तो वो भी फेल हो गया जो अल्टरनेटिव था, जो ऑप्शन थी, और ये ऑप्शन उन्होंने क्लोज कर दी। वहाँ गए और जाके इंजन की वो तुसी होंदे कौन है इंजन करने वाले? आयशा वो गरीब आदमी हो, वो भीख मांग रहे हो और तुम जाके ऐसे ऐसे करते हो। तो अगर ऐसे ऐसे करना है तो फिर घर बैठो, अपने ज़मान पाक में बैठो, और अपने वो जो आपका फ़ैन बेस है उनके सामने आप ऐसे ऐसे करें। आप रियासत के अंदर आपको सोचना पड़ता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बड़ी बड़ी जगह पे हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और आपका मुल्क वैसे ही डेट के अंदर गिरा हुआ है, ड्राउन कर रहा है, डूब रहा है, और आप इस वक्त आप बातें कर रहे हैं इस किस्म की। ठीक है, ठीक है। वो जो इस वक्त मुल्की तकाज़े हैं, सेठी साहब ने उसका एनालिसिस ये किया कि इत्तेहादी हुकूमत उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब भी हैं कि वो इलेक्शन की तारीख लेने के लिए बजिद हैं। मामला अब भी हवा में है, कहाँ जाके रुकेगा? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और बहुत से मामला, तो उन पे सेठी साहब का तजिया। शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे एक इंटरव्यू की जो कि तब मुमकिन हुआ जब चेयरमैन नैब रुखसत हो गए। उससे पहले तैयबा गुल साहिबा, जो कि अपने आप को विक्टिम कहती हैं, समझती हैं, वो उनके बकौल उन्होंने इंटरव्यू दिए मुख्तलिफ चैनल्स को, लेकिन वो नशर नहीं किए गए। दबाव किसका था ये एक अलग सवाल है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी जो वीडियो मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाई गई चेयरमैन नैब के साथ, वो उनकी इजाज़त के बगैर चलाई गई। असल में वो ये प्ली रखना चाहती थी कि नैब के जो इदारे है उसके अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं तो इस पर नोटिस लिया जाए, लेकिन वो फिर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई। ये इतने अरसे ये मामला दबा रहा और अब अगर सामने आया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये कहानी असल में क्या है? देखिए, ये तो उसी वक्त जब ये हुआ था, मुझे याद है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था। मैंने देखा कि कोई इसके ऊपर तबसरा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चेयरमैन नैब की बात हो रही थी और एक खातून वॉज इन्वॉल्व। तो जब मैंने देखा कि एक आध दिन गुजर गया और किसी ने इस पर बात नहीं की चैनल्स ने, तो फिर मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी बात की थी। मैंने ये कहा था कि ये इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और ये जो TV1 वाले हैं ताहिर खान साहब, उस वक्त ये ऑफिशियली स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र के तौर पे इनको रखा गया था इन द मीडिया टीम, और उन्हीं की चैनल पे ये चला जी। और मेरा ये मौक़िफ़ था कि इसका एक मकसद था, और वो मकसद यही था कि ख़ातून को इस्तेमाल करके और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना, और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके जो फैसले चेयरमैन कर रहा था या करने जा रहा था उनको तब्दील करना या अपने हक़ पे कराने। आपको याद होगा, उससे पहले जावेद चौधरी साहब हमारे एक दोस्त हैं जो सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा था अपने अखबार में, और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी चेयरमैन नैब से एक अच्छी खुसूसी मुलाकात हुई है और बड़ी तफसील से मेरी बातें हुई हैं। मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अब आगे वो हवाओं का रुख बदलने वाला है। हवा का रुख, और ये लफ्ज़ कहते हैं उनके थे कि हवा का रुख बदलने वाला है। और वहाँ वो उन्होंने कुछ 4-5 लोगों के नाम लिए PTI वालों के कि इनके ख़िलाफ़ अब केसेस बनेंगे, और चेयरमैन नैब कह रहा है कि वन साइडेड नहीं होगा, अब मैं उधर जाऊँगा। और उसमें परवेज़ खटक साहब और लोगों के नाम लिए गए, ठीक, और केसेस जो थे उनको खोलने की तस्करा किया गया। तो उस वक्त मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा वाह अभी बड़ी दिलेरी के साथ ये बात जो है ये चौधरी के ज़रिए की गई है कि जब ये ऐसे होता है ना तो उस वक्त ये करवाया जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन उठ के नजम सेठी चला गया कहीं और जनाब वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ ले आया। ये होता ही है कि नजम सेठी के साथ पहले रब्ता किया जाता है, फिर नजम सेठी को कहा जाता है कि जी यह गल है तो तुम आओगे, थोड़े जरिए ऐसी है गल करानी है। नजम सेठी सोचता है बड़ी बड़ी खबर है तो मेरे तो स्कूप हो जाएगा। तो नजम सेठी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आओ, तुम मन दसो की चक्कर है। अच्छा। तो मैं इनडायरेक्टली मैं कहांगा मेरी चिड़िया की खबर है, मेरी खबर बन जाएगी, मेरी शोहरत हो जाएगी। तोड़ा मकसद है कि खबर को बाहर ले आना, बट आपके ज़रिए नहीं किसी और के ज़रिए वो भी हो जाएगा। तो इसी तरीके के साथ चेयरमैन नैब और जावेद चौधरी साहब ने, मेरा यकीन है कि इसी तरीके के साथ विद गुड इंटेंशंस दोनों के, क्या जावेद चौधरी साहब का इंटेंशन जो होगा ब्रेकिंग न्यूज़, जर्नलिस्ट के लिए तो बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, व्हाई नॉट। दूसरा ये कि
चेयरमैन साहब का ये होगा कि मैंने तो डायरेक्टली बात नहीं की, मगर मेरे बारे में जो बाहर इंप्रेशन है कि मैं वन साइडेड विक्टिमाइजेशन कर रहा हूँ जी, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कार्रवाई भी वहाँ कर लूँगा। मगर ये बहुत बड़ी खबर होगी कि मैं करने जा रहा हूँ, अगर करता हूँ या नहीं करता बात की बात है, मगर अभी तो थोड़ा सा झटका तो देता जाए, क्योंकि मेरी बड़ी तनकीद हो रही है इनकी। तो ये सारा कुछ हो गया। जैसे ही हुआ मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अब ये चेयरमैन नायब ने ये बात खुल के कर दी, या तो ये कहता ना और केसेस खोलता और हाँ जी, और आहिस्ता आहिस्ता चलता, मगर इसने जो कह की है ये तो कोई नहीं मानेगा ना कि जावेद चौधरी ने खुद ही कर दी, ये तो पता लगेगा ये प्लांटेड है ये। तो इसका ये मतलब गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठेगी, क्या करेगी। और उसके कुछ अरसे के बाद एकदम आपने देखा कि जैसे ही इसके ऊपर तबसरे आने शुरू हुए कि अब नैब इंडिपेंडेंट हो रही है ये, तो जनाब ये तैयबा साहिबा का मामला सामने आ गया। अब वो कहती हैं, उन्होंने अब स्क्रीन पे ये कह दिया है आके कि मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब ने बुलाया, कांटेक्ट किया, बुलाया और 5 सारी फिर उन्होंने सारी बात और उन्होंने कहा इमरान खान साहब से भी मुलाकात और मेरी एक नहीं इससे ज़्यादा मुलाकातें हुई, जहाँ उनका यही कोशिश थी कि जितना मवाद है आपके पास वो हमें दे दे। हाँ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यही कि जी जितना मवाद, तो मवाद तो चेयरमैन नैब के खिलाफ था ना, तो अब वो चेयरमैन नैब को कंट्रोल करना चाह रहे थे और उन्होंने कामयाबी के साथ कर लिया। क्योंकि किया ये झटका दिखा के, ठीक एक ट्रेलर था, वो ट्रेलर दिखा के चेयरमैन नैब शट अप, कॉल मिल गई और TV1 को कहा जल्दी से रिमूव कर दो। वही उसी दिन ही उन्होंने रिमूव कर दी, खबर चली और रिमूव कर दी। मतलब चेयरमैन को सिग्नल चला गया कि हमारे पास, और वो राजी हो गए कि आई विल बो डाउन। उन्होंने क्या राजी क्या होना था, चॉइस जाहिर है मवाद भी ऐसा था ना, लेकिन तो मतलब है कि वो गिल्टी ना होते तो शायद कर लेते, गिल्टी भी थे। उनको समझ आ गई कि ये आप तो मैं गया, तो वो दिन है और आज का दिन है जाने तक वो बस इनके बिल्कुल मुलाजम ही बने रहे और कोई इंडिपेंडेंस नहीं। उन्होंने ऑपोजिशन की धज्जियाँ उड़ा दी और गवर्नमेंट के खिलाफ जो केसेस थे, मालम जब्बा था या हेलीकॉप्टर केस था या जिसकी भी वो जिक्र आ रहा है, वो सारा कुछ है जो कि उन्होंने फिर नैब ने जाके अदालतों में कहा कि अभी हमारी तफ्तीश पूरी नहीं है, अभी रोक दिया जाए, अभी ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ताकि इनके ऊपर बोझ ना आए कि हमने रोक दिया। उन्होंने इस्लामाबाद की अदालतों, पेशावर की अदालतों से, हाई कोर्ट से वहाँ जाके बयान दिया कि हम तैयार नहीं है, ये नहीं है, ये फलाना है, ढिंगड़ा है। हाँ जी हाँ ठीक है, अगर हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। इन्होंने अपने पास से बोझ सारा अदालत के ऊपर डाल दिया। अदालत ने कहा यार अगर इंटरेस्टेड ही ऐसी गड़े कौन होने करने वाले, तो उन्होंने मिट्टी पाओ कोल्ड स्टोरेज। तो सारे खान साहब के और परवेज़ खट्टर के खिलाफ और खान साहब के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो सारे वहाँ BRT हो या मरम जमा हो या हेलीकॉप्टर हो और भी बहुत कुछ है, वो सारे के सारे ठंडे हो गए, उनको फ्रीज़र में डाल दिया गया। तो अब ये सारी बातें खान साहब ने की हैं, उन्होंने मदाखलत की है, अब ये सारी बातें बाहर आ गई हैं। अब बात यह है कि इसके बाद नैब की क्रेडिबिलिटी क्या रही एक चेयरमैन ने, और जो उसके वहाँ के जो लोग थे जो कि उन्होंने चेयरमैन के इलीगल ऑर्डर्स जिसमें इनकी गिरफ्तारियाँ भी थी और सब कुछ था, वो इस खातून का और इनके मियाँ के ऊपर भी फिर प्रेशर डाला गया कि भाई आप खातून को कहें तावन करें मेरे साथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट वाज अ वेरी सॉर्डेड गंदी स्टोरी। और मुझे कितना अफसोस होता है कि चेयरमैन नैब जो है वो कैसे फिसला है और कैसे गिरा है, और गिरने के साथ एक पूरे इदारे को उसने गिरा दिया। अब नैब के लिए कोई सिंपैथी नहीं है कहीं भी, इसीलिए ये गवर्नमेंट आई है, इसने अब फैसला किया कि ये करेंगे वो करेंगे। मगर अब एक नया इशू खड़ा हो गया, क्या वो ये कि चेयरमैन नैब कौन बनेगा? कोई नाम है गर्दिश में? अच्छा, यहाँ तो बड़े मसले हैं ना, क्या कि जिसको भी आप चेयरमैन नैब बनाएंगे, हुकूमत चाहेगी कि हमारे ऊपर हथौली रखो, ऑपोजिशन चाहेगी हमें विक्टिमाइज ना करो, ब्यूरोक्रेसी कहेगी हमें काम करने दो, हमारे ऊपर तलवार हटाओ जी, और एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि कल को आपकी जरूरत पड़े तो आप हुक्म की तामील करें हमारे साथ। लेकिन गैर मुतनाज़िर शख्सियत भी कोई आ सकती है और ऐसे में मगर अब तो जो कानून आया आयशा उसने तो दांत निकाल दिए ना जी, तो नहीं। और बाय द वे अच्छा किया, देखिए अगर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं जी, आप कहते हैं आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप प्रूव करें ना। ये FBI का काम है, ये पैसे वाला जो इश्यू है ये FBI का काम है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ का काम है ये नैब का काम नहीं है। ये नैब की ज़रूरत नहीं है आपको एहतसाब के लिए। आपके जो इस एग्जिस्टिंग इदारे हैं अगर उनको थोड़ा सा आप आज़ाद कर दें और उनकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन असरअंदाज ना हो तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये नैब को जो निकालेगा उसके ऊपर तनकीद आएगी कि आप NRO कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं, इसीलिए अब नैब की तरमीम हो गई है पहले। और सबसे बड़ी तरमीम यही है कि आप धमकी दे के ब्लैकमेल करके लोगों को पकड़ दकड़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि ये आप नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं।
अगर आप समझते हैं कि पैसे आए हैं और गलत आए हैं तो आप प्रूव करेंगे गलत है ये। ठीक है, तो वो जो था ना सारा जो आम कानून होता है जो कि ड्यू प्रोसेस जिसे कहते हैं, गिल्टी नो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ओके, नैब का कानून था वो कहता है गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंस। तो ये वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छा आदमी को आप लगा देते हैं नैब के अंदर तो मेरा ख्याल है कि नैब की कार्रवाई फोकस्ड होगी, अच्छी होगी, और ये जिस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे वो नहीं होंगे। अब देखना ये है कि किसको करेंगे। हमने ये सुना था कि एक एक्स जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो अभी हाल ही में रिटायर किए, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है एज अ गुड सॉलिड इंडिपेंडेंट फेयर माइंडेड पर्सन, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर। लेकिन सुना कि उस पर एतराज़ आया कहीं अब से। एतराज़ जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो नहीं आया जी, होगा। उन्होंने तो इस पे गौर किया है तो अब बस अब कहाँ से एतराज़ आया और फिर क्या होगा जी। वो आप देखेंगे कि हमारे में हिम्मत है कि हम बात भी कर सकेंगे कि नहीं। ठीक है, अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एक सवाल बाकी रह गया कि अगर कोई खातून अमानत के तौर पर अपनी वीडियो रियासत के वाली को दे के उसे इंसाफ मिलेगा और वो वीडियोस नशर कर दी जाए बगैर इजाज़त के, उस खातून का एथिकली कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए बात ये है कि खातून एक विक्टिम है जी, विक्टिम का ये हक होता है कि उसके ऊपर जो ज़्यादती हुई है वो पब्लिक डोमेन में लाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए, सब कुछ करे। तो ये तो उनका हक था। और अगर उन्होंने देखा कि मेरे साथ ज़्यादती होने जा रही है या हो रही है और उसके लिए कोई सबूत इकट्ठे करने की है, तो मैं समझता हूँ शी वॉज वेल विद इन हर राइट्स। वो कोई ब्लैकमेल नहीं करने जा रही थी चेयरमैन को, वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए वो ऐसी चीज़ कर रही थी कि कल को मेरे ऊपर कोई तशद्दुद ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो और वही हुआ इवेंचुअली। मगर वो अभी भी अपनी इंटरव्यू में ये कहती है उनके पास और बहुत कुछ है, मगर अब फ़ायदा क्या, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो फायदा नहीं है, तो फायदा, ये तो आप कह रहे हैं। निकल गए अब क्या उसकी नहीं, अभी मुल्क से तो नहीं निकले, ये आपके ख्याल में मुल्क से नहीं, वो अब कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। अब ये है कि इसका जो दाग है वो खान साहब के ऊपर और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है कि इन्होंने ब्लैकमेल किया चेयरमैन नैब को। मैं समझता हूँ खातून इज़ इनोसेंट, उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो सकती है, ना होनी चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। शी इज़ द विक्टिम। आजकल एक बड़े ज़बरदस्त सीरियल चल रहा है, क्या थोड़ी सी लाइट करें। सीरियल एक इट्स एन इटालियन सीरियल, सब टाइटल्ड इन इंग्लिश एंड डब्ड इन इंग्लिश। अच्छा, वो एक चल रहा है आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर। वो एक कहानी है कि एक पुलिस, एक खातून है, एक पॉलिटिशियन है, वो मेयर की इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहती हैं। अच्छा, एक शहर की। ओके, ठीक, और वो शादीशुदा है, और वो जाके उनका एक कोई अफेयर हो जाता है कहीं। अच्छा, ठीक। अब तो वहाँ तो ये नॉर्मल है जी, अफेयर्स होना, ये होना, वहाँ तो कोई कानून भी नहीं है जो आपको कहता है कि आप अफेयर नहीं कर सकते। मगर एक अखलाकी तौर पे अभी भी वहाँ के पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, पब्लिक लाइफ होती है, और प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करना मीडिया का हक है। ये वहाँ के कानून, ये वहाँ का एक रिवाज है और कानून उसको रोकता नहीं है। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो कहते हैं, प्रेस को कहते हैं जाए जाके तस्वीरें लें और छापें, प्रूफ दे दें। अब वो खातून जो है वो एक छोटा सा अफेयर करती हैं कहीं, और वो अफेयर के तौर उसकी तस्वीरें कोई ले लेता है। अच्छा, और वो तस्वीरें लेके जब इलेक्शन के वक्त आता है तो वो तस्वीरें मार्केट में आ जाती हैं। ओके, उनको डैमेज करने के लिए। ठीक, उनके जो पार्टी होती है वो उनको कहती है कि फिर आप थोड़े, अब तो आप गंदे हो गए। वो कहती है मैंने कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया, राइट, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, मुझे ब्लैकमेल करके निकाला जा रहा है। और ये अखलाकी बात है, अगर आवाम अगर ये समझती है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे नहीं वोट देंगे। मगर आप ना मुझे रोकें, मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? हमारे यहाँ तो ये होता रहता है, और ये मैं विक्टिम हूँ, तो विक्टिम की हेल्प करनी चाहिए, विक्टिम को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वो और बोझ नहीं डालना चाहिए। पकड़े बंदे को जिसने ये किया और उसको पूछे, क्योंकि उसने मेरी कानून के मुताबिक मेरी राइट्स वायलेट की हैं, प्राइवेसी के दौरान राइट्स जो है वो वायलेट की हैं। तो वहाँ जो सियासी तौर पे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको निकालें, जो इसके पीछे हैं कि इसको गंदा किया जाए और निकाला जाए, तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो ये औरत का जो विक्टिमहुड है ना, हमारे माशरे के अंदर जब औरत विक्टिम होती है तो एक्चुअली औरत को विक्टिम नहीं समझा जाता, उसको गिल्टी समझा जाता है। अब खातून एक रेप हो जाती है, यहाँ जो माशरा है वो इंस्टेड ऑफ उनकी हेल्प करने के लिए और रेपिस्ट को कंडेम करने के लिए वो मिट्टी पा देने होते, वो बेचारी छुपाने की कोशिश करते हैं बात को, और बड़ी विक्टिम बन जाती है, उसको और विक्टिमाइज किया जाता है, उसकी हकूक उससे शर्मिंदा किया जाता है, और उसकी इज्जत और भी उछाली जाती है, हालांकि वो विक्टिम है। तो ये जो है ना, ये हमारे माशरे के अंदर वहाँ भी यहाँ भी अभी भी खातून को एक विक्टिम के
हैसियत से नहीं पहचाना जाता जी। कि इसकी मदद की ज़रूरत है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट उसको गिल्टी करार दिया जाता है कि हाँ आपने, ठीक है। जैसे यहाँ होता है कि जी तुसी कुछ कीता होना तो उन्हें यह कीता ना, ऐ नहीं कि उन्हें आप ही करता और तुसी की, Right. मतलब जस्ट बिकॉज यू वेंट बाय सम थिंग्स और उसने आपकी तरफ देखा और आपने ऐसे करके देखा, उसने समझा कि लो जी हंसी नहीं तो फंसी नहीं, और वो आपको जाके ये कर दिया, Right. दिस इज रॉन्ग। Right. तो अब माशरे को भी समझ आनी चाहिए कि औरत एज अ विक्टिम इज द बिगेस्ट इशू दैट वी फेस इन सिविलाइजेशन टुडे। वेरी राइट। तो ये है तासुबात की कहानी, कहाँ कहाँ क्या क्या पेचीदा मामलात हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत से अहम इश्यूज अभी बाकी हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अच्छा, वो इंटीमेसी सीरीज़ की तो बात हो गई, नेटफ्लिक्स सीरीज़ जिसकी आप कर रहे थे बात, इंटीमेसी जी। तो अब ज़रा पंजाब में जो चल रही है इंटीमेसी उसकी तरफ आ जाते हैं। लग तो ऐसे रहा है कि दुश्मनी है, लेकिन अंदर अंदर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है फ़िरक़ैन के दरमियान। उसका अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब मुनीस इलाही साहब के खिलाफ FIA की जानिब से तहकीकात का ऐलान किया गया, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बजट इजलास फंसा हुआ था, कब होता है कब होता है। फिर अचानक क्या हुआ कि सारी धूल बैठ गई? देखिए, सियासतदान माहिर होते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने में जी। अब इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही साहब ने अपने से कॉम्प्रोमाइज़ करनी थी एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त शौरी शुजात के साहिबजादे के घर में बैठे हुए हैं। अच्छा। और वहाँ भी कुछ बातें हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, तो जाहिर है उसका असर तो पंजाब में होना ही था ना। तो वो यही हुआ है कि इन्होंने आपस में ये फैसला कर लेंगे कि बजट सेशन आप शुरू कर दें। अच्छा। केसेस विड्रॉ करें, जो सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ केस हुआ हुआ है, और आईजी साहब आके कुछ सॉरी करें। अच्छा। और वो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आईजी आके सॉरी करेगा, आई वाज फॉलोइंग ऑर्डर्स, ऐसी क्या बात है, अगर वो ज़रूरत पड़ी। और ये जो सेक्रेटरी के खिलाफ केस है इसको विड्रॉ करें। सेक्रेटरी वो तो ये भी कहेंगे मुनीस के खिलाफ कुछ ना करें, वो बात भी गलत देखी जाएगी। हाँ। चलो गेंद आगे तो चलाइए ना, अभी वोटिंग तो नहीं हो रही ना, अभी तो सिर्फ डिबेट चलनी है ना। अभी बजट बनेगा, इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके आगे डिबेट चलेगी, तो डिबेट प्रेजेंटेशन में तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो पहले ये था कि हम आपको प्रेजेंट ही नहीं करने देंगे, शोर शराबा ये एहतजाज करेंगे और आपको करने नहीं देंगे। अब जो मुआहदा जो हुआ है या होने जा रहा है, जो मेरा ख्याल है हो जाएगा, वो यही है कि जी ठीक है आप शुरू करें, हम शोर शराबा थोड़ा बहुत करेंगे, तो वो बर्दाश्त कर लीजिएगा। हमने भी तो दिखाना है ना कि हम अपोज कर रहे हैं, और पंजाब में ही तो दिखाना है, नेशनल असेंबली में तो हुआ नहीं है। तो इसलिए इन द मीन वाइल आप मेहरबानी करें, वो सेक्रेटरी साहब के खिलाफ और जो हमारे खिलाफ जो केस वेस किए आपने, वो जिस दिन किए थे, वो जब इन्होंने बंदे अंदर आने दिए और गड़बड़ की थी, तो वो आप ख़त्म करें, ताकि मैं भी अपने अमले को साथ लेके चलूं, और बाकी आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, किसी न किसी स्टेज पे ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही, इस वक्त जो टेंशन चल रही है बिटवीन शुजात एंड परवेज़, शुजात के बेटे और मुनीस इलाही और नेव्यू, ये इधर फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, उधर परवेज़ इलाही की चल रही है प्रॉब्लम विद नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। मैं ये समझता हूँ कि ये किसी न किसी स्टेज पे ये पानी अपना लेवल फाइंड कर लेगा। आपको याद है ये चली कहाँ सी बात यहाँ से चली थी कि परवेज़ इलाही वुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और उनको नून लीग मान गई थी कि आप रह जाएं, आपको हम सीटें भी दे देंगे, ये भी कर देंगे। तो कितना गवाया उन्होंने। तो अब किसी न किसी स्टेज पे ये मुमकिन है कि फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, स्पेशली अगर आपने 1.5 साल रहना है, फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ होनी पड़ेगी ना पंजाब में। हाँ, तो मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि पंजाब के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी बिटवीन परवेज़ इलाही एंड हमजा, उसके पीछे शुजात भी होगा और जरदारी साहब भी होंगे, और बजट अप्रूव कराने में और बजट भी किसी स्टेज पे अप्रूव हो जाएगा। अभी तो डिबेट शुरू होगी ना, तो हो सकता है कुछ अरसा ये खींच लें, और उसके बाद फिर ये बजट भी शायद स्पेशल प्रोविजन देके ये बजट अप्रूव करवा लें, देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन टैक्टिक हमने वही देखी ना सेठी साहब, मुनीस इलाही साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ, यानी आपने स्क्रू टाइट करने और काम ले लेना है। अभी भी आयशा ऐसे ही हो रहा है ना कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा के ऊपर केसेस तो खत्म नहीं हो रहे। एग्जैक्टली, वो थोड़ी सी उनको बेले मिल रही हैं बस। जी। तो वो स्क्रू तो पड़ा हुआ है ना जी। तो सो ये रिवायती तरीकेकार है हमारी सियासत का, वो स्क्रू, नॉट स्क्रू बट स्क्रू। चले, ये सियासी इस्तिलाहात इन पे होती रहेगी बात। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें सेठी साहब से तो मैसेज के जरिए पूछिए, वीडियो मैसेज के जरिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।